हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण गौतम। स्वागत है आपका अभिजात क्लासेज पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा। लास्ट का जो वीडियो था, प्रीवियस जो वीडियो था, यदि अपन उसकी बात करें तो हम लोगों ने कहा था कि इम्यूनिटी जो है वो दो प्रकार की होती है। इम्यूनिटी क्या होती है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसकी ऐसी क्षमता जो पैथोजन को शरीर से बाहर निकाल फेंके, उसे हम क्या कहते थे? इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी दो प्रकार की बताई थी। एक तो बताई थी इनेट, जो सहज होती है, जन्मजात होती है, और दूसरी इम्यूनिटी है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या हम इसे बोल सकते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या बोलेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा। अब उपार्जित का मतलब क्या है? जो हमने अपने जीवन काल में अर्जित की है, जन्म के बाद में जो हमने तैयार की है, उसे हम क्या बोलते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा। और जो प्रीवियस पढ़ी थी इनेट इम्यूनिटी, वो हमें जन्म के समय से क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी। अब इसको समझने से पहले, उपार्जित प्रतिरक्षा को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो ये आप हो, या ये सपोज करो ये इंडियन आर्मी है। कौन सी आर्मी है? इंडियन आर्मी है, ठीक है। ये कोई भी अपना एनिमी कंट्री है, कोई भी दुनिया, अपन बोल सकते हैं कि पाकिस्तान मान लीजिए। क्या मान लिया अपन ने? पाकिस्तान। वैसे तो सब लोगों को पता है कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ा, और पाकिस्तान पर ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इंडिया को आज हरा सके या इंडिया को आज कोई टक्कर दे सके। लेकिन फिर भी देखना, यहाँ पर ये पाकिस्तान की आर्मी है, ये पाकिस्तान की आर्मी जो छल कपट करती है, पीछे से वार करती है, ठीक है। अब होगा क्या? जब ये पाकिस्तान की आर्मी इस बॉर्डर को क्रॉस करेगी, ये क्या है? बॉर्डर। इस बॉर्डर को क्या करेगी? क्रॉस करेगी। तो भाई बॉर्डर क्यों बनाया है? बॉर्डर इसलिए बनाया है कि भाई ये आर्मी इस साइड में रहेगी, ये आर्मी इस साइड में रहेगी, इसीलिए बनाया बॉर्डर। अब सपोज करो कि ये वाले इस साइड में आते हैं, तो ये क्या करेंगे? इंडियन आर्मी क्या करेगी? रिस्पॉन्स देगी। क्या देगी? रिस्पॉन्स देगी, यानी एक अनुक्रिया करेगी। क्या करेगी? अनुक्रिया। किसके खिलाफ? पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अनुक्रिया करेगी। अब दोनों के मुद्दे क्या होगी? फाइट होगी। क्या होगी? फाइट होगी, लड़ाई होगी। तो फाइट में होगा क्या? ऐसा तो है नहीं कि इंडिया वाले तुरंत इनको हरा देंगे। सपोज करो पहली बार मुकाबला हुआ है, हम जानते नहीं कि इंडिया पाकिस्तान कौन है, पहले से इनके बीच में कभी वॉर था क्या, सारी बातें भूल जाओ। बस ये दिमाग में रखो कि ये पहली बार आपस में टकराए हैं। जब ये पहली बार आपस में टकराए हैं तो क्या होगा? ये इंडियन आर्मी इनके साथ जब लड़ाई करेगी तो ये तो है नहीं कि 2 मिनट में इनको हरा देगी। टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन। क्यों लगा वो टाइम? क्योंकि ये जब आई तो इनकी कमजोरी का इंडियन आर्मी को पता नहीं पता। तो ये क्या है? इंडियन आर्मी इनकी कमजोरी को देखेगी, इनकी ताकत को देखेगी, और फिर इनके बाद में इनको क्या कर देगी? हरा देगी, या इनको क्या कर देगी? मार देगी। क्लियर? तो पहली बार जब इन्होंने रिस्पॉन्स दिया वो लो इंटेंसिटी का था। कैसा था? लो इंटेंसिटी का था, यानी कम तीव्रता का था। कैसा था? कम तीव्रता का रिस्पॉन्स था, या कम तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं? कम तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया। क्लियर? क्यों हुई ये कम तीव्रता की? क्योंकि इनको पता ही नहीं कि इनकी कमजोरी क्या है। इनकी कमजोरी का पता नहीं, इसलिए इनको थोड़ा टाइम लगा, इसलिए तीव्रता क्या थी? कम थी। और ये जो अनुक्रिया हुई वो कौन सी अनुक्रिया हुई? प्राथमिक अनुक्रिया हुई। चलो ठीक है, इनको हरा दिया। 20 दिन बाद में वापिस से यही आर्मी वापिस से हिम्मत करके वापिस कहां आती है? इस बॉर्डर को क्रॉस करके आती है। अब क्या होगा? अब होगा क्या कि पहली बार जब इन्होंने प्राथमिक अनुक्रिया की थी वो कैसी थी? कम तीव्रता की। और अब जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो क्या होगी? उच्च तीव्रता की, हाई इंटेंसिटी की। कौन सी अनुक्रिया कहलाएगी? द्वितीयक अनुक्रिया कहलाएगी। कौन सी अनुक्रिया कहलाएगी? द्वितीयक अनुक्रिया। 2 बार लड़ाई हुई। पहली वाली अनुक्रिया प्राथमिक अनुक्रिया, दूसरी वाली अनुक्रिया कौन सी कहलाई? द्वितीयक अनुक्रिया। तो मतलब पहले वाली कम तीव्रता की थी, दूसरी वाली कौन सी तीव्रता की थी? उच्च तीव्रता की थी। इसका कारण क्या है? तो याद रखना, इसका कारण क्या है? स्मृति, मेमोरी। कौन सी स्मृति? पहली बार जब ये आपस में भिड़े थे और इनको हरा दिया था, कौन सी अनुक्रिया थी वो? प्राथमिक अनुक्रिया। कौन सी तीव्रता की? कम तीव्रता की। लेकिन इंडियन आर्मी के पास एक चीज रह गई थी, एक विशिष्ट गुण रह गया था। वो क्या रह गया था? स्मृति, याददाश्त रह गई थी। किस चीज की याददाश्त?
कि जब ये दोबारा आए तो इनको तुरंत हरा दे, तुरंत इनसे आसानी से क्या कर ले, मुकाबला। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी के पास में क्या है, मेमोरी है। कौन सी मेमोरी? कि पिछली बार इनको कैसे हराया था। तो प्राथमिक अनुक्रिया में तो वो मेमोरी थी नहीं, जब दोबारा ये वापस आई तो पता चला कि इनको हराने का ये सबसे बढ़िया और आसान तरीका है। तो ये किसकी वजह से संभव हुआ? ये स्मृति की वजह से संभव हुआ। ये क्लियर हुआ? एग्जाम्पल क्लियर होने के बाद में अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में, कि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा कैसे होती है हमारे शरीर में। बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। अब देखना, उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में अपन कहेंगे पहली जो चीज कि इसका विशिष्ट जो कैरेक्टर है, इसका जो मुख्य गुण है, वो मुख्य गुण है इसका क्या? स्मृति। इसका मुख्य गुण क्या है? स्मृति, याददाश्त। अब अपन क्या कहेंगे, देखना एकदम इजी है, कि जब पहली बार हमारे शरीर का पैथोजन से सामना होता है, यानी रोगजनक से सामना होता है, तो हमारा शरीर लो इंटेंसिटी की या कम तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया पैदा करता है, या प्राथमिक अनुक्रिया करता है। कौन सी अनुक्रिया करता है? प्राथमिक अनुक्रिया करता है। क्लियर? यहां तक ऊपर अपन ने बता दिया कि मुख्य जो गुण है वो गुण कौन सा है? स्मृति का। और ये पहला पॉइंट है उपार्जित प्रतिरक्षा का, कि जब पहली बार हमारे शरीर का पैथोजन से क्या होता है? सामना होता है, तो हमारा जो शरीर है वो कम तीव्रता की क्या पैदा करता है? प्राथमिक अनुक्रिया या एक रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। क्लियर? लेकिन जब यही पैथोजन, यही कौन से जो पहले वाले, जब यही पैथोजन दोबारा से, रिपीट करेंगे, दोबारा से किसमें प्रविष्ट होते हैं? हमारे शरीर में एंटर होते हैं। हमारे शरीर में क्या होते हैं? एंटर। तो अब क्या होगा? अब उच्च तीव्रता की, कौन सी तीव्रता की? उच्च तीव्रता की कौन सी अनुक्रिया प्रदर्शित करेगा? द्वितीयक अनुक्रिया क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। पहले प्राथमिक अनुक्रिया थी, दूसरी कौन सी थी? द्वितीयक अनुक्रिया। कौन सी तीव्रता की? उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया प्रदर्शित करेगा। और किनको हरा देगा? पैथोजन को हरा देगा, या इन रोगजनक को मार देगा। किसको मार देगा? हमारा शरीर इन रोगजनक को मारेगा। कौन? प्रतिरक्षा तंत्र रोगजनक को क्या कर देगा? मार देगा। क्या कारण हुआ कि पहली बार कम तीव्रता थी और दूसरी बार कौन सी तीव्रता थी? उच्च तीव्रता थी। तो याद रखना क्या? स्मृति। अभी जो एग्जांपल बताया था कि भाई पहली बार जो पैथोजन आए, ये रोगाणु हमारे शरीर में आए, तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र ने उनको जाना होगा कि इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, ये कितने पावरफुल हैं, इनकी वीकनेस क्या है, इनकी कमजोरी क्या है, और ये सारी चीजें जानने के बाद उनको मारा होगा। तो वो जो पहली बार हुई थी तीव्रता, वो कैसी हुई थी? लो इंटेंसिटी की। उसे तो अपन ने क्या नाम दे दिया? प्राइमरी रिस्पॉन्स। दोबारा वही पैथोजन आते हैं, तो भाई याद है पहली बार जो मुठभेड़ हुई थी, प्रथम बार जो क्या हुई थी? मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ का मतलब जो लड़ाई हुई थी, उसकी क्या याद है हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को? स्मृति, कि ये तो पहले भी आए थे, इनको तो हमने इस प्रकार से क्या कर दिया था? हरा दिया था। दोबारा आएंगे तो उतना टाइम थोड़ी लेगा, दोबारा आएंगे तो फिर वो तीव्र गति से करेंगे क्रिया, और वो तीव्र गति से क्रिया करके जब इन रोगजनकों को मार देंगे, तो यही अनुक्रिया कौन सी अनुक्रिया कहलाएगी? द्वितीयक अनुक्रिया। क्लियर यहां तक? अब अपन बात करते हैं आगे क्या होगा। अब हम कहेंगे कि ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स हुआ, ये प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया जो हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए दो लिम्फोसाइट्स जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है? दो लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। हिंदी में बोलते हैं इनको क्या? लसीकांग। ये दो कोशिका हैं, वो इस अनुक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं, और यही दोनों कोशिकाएं हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का भी क्या करती है? निर्माण करती है। हम कह रहे हैं कि उपार्जित प्रतिरक्षा का विशिष्ट गुण स्मृति था। उपार्जित प्रतिरक्षा में हमारा शरीर दो प्रकार के रिस्पॉन्स देता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रिस्पॉन्स हमेशा कम तीव्रता का होता है, और द्वितीयक जो रिस्पॉन्स है, सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स है, हमेशा हाई इंटेंसिटी का होता है। उसका कारण बता दिया था हम लोगों ने, स्मृति। अब वो दोनों रिस्पॉन्स पैदा कौन कर रहा है? उन रोगजनकों से लड़ने का काम कौन कर रहा है? काम करने वाली दो कोशिका है, उन्हें हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में?
बी लिम्फोसाइट्स के बारे में, बी लसीकाणु के बारे में। अब याद रखना बी का मतलब यहां पर है बोन मेरो। क्या है? बोन मेरो, यानी अस्थि मज्जा। कौन सा मज्जा? अस्थि मज्जा। कहां पाया जाता है भाई? अस्थि मज्जा पाया जाता है हड्डियों के खोखले भाग में। हड्डियां जो होती है, अस्थियां जो होती है, उनके अंदर जो खोखला भाग होता है उसमें हल्के पीले रंग का एक तरल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? बोन मेरो, जहां हमारे आरबीसी या ब्लड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो हम कहेंगे कि बी लिम्फोसाइट्स का जो उद्भव है, इनकी जो उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति कहां से होगी? बोन मेरो से। इसलिए बी को कैपिटल में लिखकर अपन ने क्या नाम लिख दिया? बी लिम्फोसाइट्स। क्लियर यहां तक? ठीक है। बोन मेरो में इनकी उत्पत्ति हुई, वहीं इनका विभेदन हुआ कार्य के आधार पर कि क्या कार्य होगा, और वहीं पर इन बी लिम्फोसाइट्स का क्या हुआ? परिपक्वन हुआ। यहां तक भी क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो बी लिम्फोसाइट्स है एक ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन का। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब संयुक्त प्रोटीन है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन बराबर कौन सा प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन। तो एक ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करेगा जिसे हम नाम देते हैं ग्लोब्यूलिन। क्या नाम देते हैं? ग्लोब्यूलिन। याद रखना यही ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। याद रखना कि यही ग्लोब्यूलिन क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। क्लियर यहां तक? यही जो ग्लोब्यूलिन है वो क्या होता है? एंटीबॉडी होता है, या फिर हम इसे बोलते हैं प्रतिरक्षी पिंड। क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी पिंड। वापिस से सुन लेना कि बी लिम्फोसाइट्स, बी लसीकाणु जो है उनकी उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा से। यहीं पर उनका विभेदन होता है। विभेदन का मतलब कार्य के आधार पर बांटी जाती है। यही इनका मैच्योरेशन होता है, ये परिपक्व होती है, और यही बी लिम्फोसाइट्स एक ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करती है। उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम रखा क्या? ग्लोब्यूलिन। और इसी ग्लोब्यूलिन को हम एंटीबॉडी कहते हैं, या फिर कौन सा पिंड कहते हैं? प्रतिरक्षी पिंड कहते हैं। क्लियर? बार बार में बोलते हैं कि शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हुआ, एंटीबॉडी का निर्माण हुआ। तो उस एंटीबॉडी की प्रकृति कैसी थी? उस एंटीबॉडी की प्रकृति की थी प्रोटीन प्रकार की। कैसे प्रकार की? प्रोटीन, यानी वो ग्लाइकोप्रोटीन था जिसे एक विशिष्ट नाम दिया जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोब्यूलिन। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है। अब एक बात याद रखना कि ये जो एंटीबॉडी बने हैं ये तरल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तरल फॉर्म में, यानी ब्लड वगैरह में पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें तरल प्रतिरक्षी अनुक्रिया कहते हैं। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तरल प्रतिरक्षी अनुक्रिया से क्या मतलब है? तो तरल प्रतिरक्षी अनुक्रिया से मतलब है कि बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है वो तरल में पाया जाता है, और तरल में उपस्थित होकर वो प्रतिरक्षा करता है। प्रतिरक्षा का मतलब पैथोजन से हमारी सुरक्षा करता है, एक रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। इसीलिए हम लोगों ने उसे नाम दे दिया कौन सा? तरल प्रतिरक्षी अनुक्रिया। कंप्लीट यहां बी लिम्फोसाइट। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, कि टी लिम्फोसाइट्स क्या है या टी लसीकाणु क्या है। तो हम बात करते हैं टी लसीकाणु के बारे में। तो देखिए कि जो टी लसीकाणु है, टी लिम्फोसाइट्स है। कौन सी लिम्फोसाइट्स? टी लिम्फोसाइट्स। ये जो टी लिम्फोसाइट्स है इनकी उत्पत्ति भी बोन मेरो में ही होती है। किसमें होती है? बोन मेरो में ही होती है, अस्थि मज्जा में ही इनकी उत्पत्ति होती है। लेकिन इनका विभेदन और इनका क्या? परिपक्वन ये कहां होता है? ये होता है थाइमस ग्रंथि में। कौन सी ग्रंथि में? थाइमस ग्रंथि में। जब हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे कि हमारे चेस्ट के मिड में, ये वक्ष भाग के मध्य में एक ये इतनी बड़ी ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लोग कौन सी ग्रंथि कहते हैं? थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहेंगे इसको? थाइमस ग्रंथि कहेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति तो हुई अस्थि मज्जा या बोन मेरो में ही, इनका विभेदन व परिपक्वन होता है कहां पर? थाइमस में। ठीक है। अब देखो बी वाले में अपन ने कहा था कि ग्लाइकोप्रोटीन ग्लोब्यूलिन बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स किसी भी प्रकार की क्या नहीं बनाता? एंटीबॉडी नहीं बनाता। तो फिर ये क्या करता है? ये बी लिम्फोसाइट्स को, किसको? बी लिम्फोसाइट्स को प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। किस चीज के लिए प्रेरित करता है? ये प्रेरित करता है एंटीबॉडी के निर्माण के लिए। किसके निर्माण के लिए? एंटीबॉडी के निर्माण के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। बी और टी दोनों मिलकर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम निर्मित करते हैं, और वही हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम जब बाहर से कोई पैथोजन आता है तो उस पैथोजन के खिलाफ, उसके अगेंस्ट क्या उत्पन्न करता है? रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है, जिनके बारे में हम लोगों ने क्या की है? बात की है। यहां तक क्लियर हुआ? अब एक बात और याद रखना, ये जो टी लिम्फोसाइट्स है इसे सेल मेडिएट इम्यूनिटी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको? सेल
मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। याद रखना, जैसे उसको अपन ने तरल प्रतिरक्षण अनुक्रिया बोला था, इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, है ना। क्वेश्चन आता है कि कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा क्या है, तो सेल मेडिएट इम्यूनिटी के बारे में बताना है कि ये सेल मेडिएट इम्यूनिटी किसका विशिष्ट लक्षण है? टी लिम्फोसाइट्स का क्या है विशिष्ट लक्षण। ये किस में मेडिएटेड रखती है? कोशिकाओं में मेडिएटेड रखती है। कैसे समझाओ सर इसको? तो इसको अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से। उसमें तो अपन ये बता दिया कि ये तरल में पाई जाती है, लेकिन ये वाला क्या है इसके बारे में हम लोग अब क्या करते हैं, बात करते हैं। तो हम लोगों ने आज एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो कैरेक्टराइज है, जो इसका स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज है वो है मेमोरी, स्मृति। और जो पहली बार हमारा शरीर है वो जो पैथोजन से सामना करता है तो वो एक रिस्पॉन्स करता है, लेकिन वो लो इंटेंसिटी का होता है, और वही पैथोजन जब दोबारा आते हैं तो हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होता है, जिसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। उन रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार कौन था? बी और टी लिम्फोसाइट। दोनों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। और अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है? हमारा जो शरीर है वो अपने और पराये में भेद करता है। किसमें भेद करता है? अपने और पराये में भेद करता है। भेद का मतलब अंतर करता है। समझाइए। अब इसको देखो, समझना है। इसके लिए जिम्मेदार है, इसका आंसर सुन लेना, इसके लिए जिम्मेदार है CMI, जो अभी बताया है। क्या? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर? अब कैसे होता है वो देखना। सपोज करो किसी व्यक्ति का क्या खराब हो गया? लीवर, या उसकी क्या खराब हो गई? किडनी, या उसका क्या खराब हो गया? हार्ट। खराब ही हो गया। तो अब उस व्यक्ति के ये ऑर्गन यदि खराब हो जाते हैं, ऑर्गन का मतलब अंग, अंग किससे मिलकर बने? टिश्यू या ऊतक से। और टिश्यू किससे मिला है? सेल्स से। पर हम बात कर रहे हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की। तो हम कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति का लीवर, किडनी और हार्ट क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ट्रांसप्लांटेशन का। ट्रांसप्लांटेशन का क्या बचता है? ऑप्शन बचता है। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब यहां पर क्या है? प्रत्यारोपण। यानी किसी दूसरे व्यक्ति का हार्ट, लीवर या किडनी उसके शरीर में क्या कर दो? डाल दो। यही बचा ना। तो अब अपन क्या कहेंगे कि जब हमारे शरीर में, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले डॉक्टर जो है वो डोनर की पहचान करेगा। किसकी पहचान करेगा? डोनर की। डोनर का मतलब जो दाता व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? दाता। क्योंकि ये वाला तो देखो रोगी व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? रोगी। अब इसकी फैमिली के मेंबर हैं ये। किसके मेंबर हैं? फैमिली के ये मेंबर हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी भी व्यक्ति की किडनी निकाल कर इसको दे दी। किडनी तो दो होती है, लीवर तो एक होता है, हार्ट तो एक होता है, लेकिन अपन किसकी बात कर ले? सपोज करो किडनी की। तो ऐसा तो नहीं कि हर कोई किडनी दे देगा। सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा? ब्लड मैच करवाएगा। क्या मैच करवाएगा? ब्लड की रक्त समूह मैच करता है या नहीं करता। सपोज करो रक्त समूह क्या कर गया? मैच। फिर ऑर्गन मैच करा के देखेगा कि ऑर्गन ये एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं है, या फिर इनके ऑर्गन तो ठीक ठाक है या नहीं है। सपोज करो ये वाला जो व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति का ऑर्गन इसके ऑर्गन से क्या हो गया? मैच हो गया। क्लियर? मैच हो गया तो फिर क्या किया जाएगा? ये जो स्वस्थ व्यक्ति है इसकी एक किडनी बाहर निकाल ली जाएगी और वो किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी। कौन से व्यक्ति में? रोगी व्यक्ति में। अब एक बात ये बताओ, रोगी व्यक्ति में किडनी खराब थी, इसकी दोनों किडनियां खराब थी, इसकी दोनों किडनियां क्या थी? ठीक थी। अब यदि इसकी एक किडनी हम इसमें डाल देंगे, एक किडनी से काम चल सकता है, ये याद रखना। सपोज करो हम इसकी एक किडनी इसमें डाल देंगे, तो क्या ये पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा? यानी फंक्शन तो चालू हो जाएंगे, किडनी जो डायलिसिस करती है वो काम तो चालू हो जाएगा। लेकिन एक बात ये याद रखना कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा शरीर अपने और पराये में भेद करता है। तो भाई इसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो दूसरे का ऑर्गन कैसे ले सकता है? यानी इसका अपनी किडनी लेना तो वो दूसरे का ऑर्गन कैसे ले सकता है? हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, कौन सा सिस्टम? हमारा इम्यून सिस्टम, वो क्या काम करेगा? इसकी किडनी को फंक्शन नहीं करने देगा। क्या नहीं करने देगा? कार्य नहीं करने देगा। अब भाई जब कार्य नहीं करने देगा तो इतना पैसा खर्च करने की जरूरत कहां थी? ये ट्रांसप्लांटेशन जो प्रत्यारोपण अपन ने किया है, दूसरे का हम लोगों ने ऑर्गन इसमें डाला है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। क्यों नहीं करने देगा कार्य? क्योंकि हमारे शरीर में कौन सी साइट्स पाई जाती है? लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट्स किस पर कार्य करती है? CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा पर। ये किसी दूसरी की कोशिका को शरीर में प्रविष्ट नहीं होने देगी। यदि करवा भी दिए डॉक्टर ने तो उसको क्या नहीं करने देगी? कार्य नहीं करने देगी। अब क्या होगा? कर तो दिया हम लोगों ने ट्रांसफर, अब होगा क्या? इस व्यक्ति को
जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक औषधि लेनी पड़ेगी। कौन सी औषधि लेनी पड़ेगी? प्रतिरक्षा निरोधक औषधि। प्रतिरक्षा निरोधक औषधि का मतलब इस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र ही तो कार्य नहीं करने दे रहा था, तो क्यों ना हम प्रतिरक्षा तंत्र का ही दमन कर दें। क्या कर दें? प्रतिरक्षा तंत्र का क्या कर दें? दमन। कौन सी औषधि? प्रतिरक्षा निरोधक, जो प्रतिरक्षा के खिलाफ निरोध उत्पन्न करे, बैरियर उत्पन्न करे, एक बाधा बन के रहे। तो वो व्यक्ति जिसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, जिसमें अंग प्रत्यारोपण हुआ है, अंग प्रत्यारोपण होने के बाद भी हमारा शरीर का CMI यानी टी लिम्फोसाइट्स का जो विशिष्ट गुण है वो दूसरे व्यक्ति के ऑर्गन को या अंग को हमारे शरीर में कार्य नहीं करने देगा, क्योंकि वो अपने और पराये में क्या रखता है? भेद रखता है। तो बोले सर इतना पैसा खर्च कर दिया, अभी क्या किया जाए? तो इस रोगी व्यक्ति को जब तक जीवित रहेगा तब तक उसे क्या देनी पड़ी रहेगी? प्रतिरक्षा निरोधक क्या देनी पड़ेगी? औषधि। यानी इसके प्रतिरक्षा तंत्र को वो क्या कर देगा? दबा देगा। जब प्रतिरक्षा तंत्र दब जाएगा, ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो गया? दमन हो गया इसका। जब इसका दमन हो जाएगा तो वो जो पराया अंग था वो अब आसानी से क्या करेगा? कार्य करेगा। तो बोले सर प्रतिरक्षा तंत्र का दमन करने से कोई नुकसान नहीं है? नुकसान। क्या है? कि जो वो रोगी व्यक्ति था वो अब सामान्य रोगों के प्रति, कौन से रोगों के प्रति? सामान्य रोगों के प्रति सुग्राही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुग्राही। सुग्राही का मतलब इजीली सामान्य जो रोग हैं वो उसको क्या कर सकते हैं? संक्रमित कर देंगे। फायदा तो हुआ था। क्या फायदा? कि एक तो ये मरने वाला था, इसको ऑर्गन ही नहीं मिल रहा था। जब ऑर्गन नहीं मिल रहा था तो ऑर्गन तो दे दिया पैसा खर्च करके, अब ये बच तो गया, है ना? बच तो गया, लेकिन अब ये और कैसे जीवित रहे आगे? क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो क्या करेगा? अपने और पराये में भेद करेगा। भेद करेगा तो फिर उस व्यक्ति को जीवन भर क्या देनी पड़ेगी? प्रतिरक्षा निरोधक औषधि देनी पड़ेगी। ये एक बार PMT में क्वेश्चन पूछा था कि वो व्यक्ति जो किडनी का प्रत्यारोपण करवाता है, किसका प्रत्यारोपण करवाता है? किडनी का, उसे कौन सी प्रतिरक्षा निरोधक औषधि का सेवन करना पड़ता है? तो याद रखना साइक्लोस्पोरिन। क्या नाम है? साइक्लोस्पोरिन। ये जैव अणु है, एक प्रकार से सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही तैयार होता है। ये किस किस में काम करता है? ये किडनी ट्रांसप्लांट में भी काम करता है और हार्ट ट्रांसप्लांट में भी क्या करता है? काम करता है। तो आई होप आपको जो आज मैंने बताया है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इम्यूनिटी दो प्रकार की है, एक्वायर्ड और इनेट। इनेट के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी। आज हम लोगों ने बात की है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो रिस्पॉन्स बताए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। उनके लिए कौन जिम्मेदार है? उनके लिए जिम्मेदार है टी और बी लिम्फोसाइट्स। बी और टी लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति तो एक ही स्थान से होती है, बोन मेरो से, लेकिन इनका जो विभेदन और परिपक्वन है वो अलग अलग जगह पर होता है। बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स को मोटिव करती है, प्रेरित करती है। किसके लिए? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी पिंड के निर्माण के लिए। क्लियर यहां तक? फिर हम लोगों ने बताया कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये CMI पर कार्य करती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पर कार्य करती है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा पर क्या करती है? कार्य। ये क्या काम आता है? तो मैंने क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को कि हमारा जो शरीर है वो अपने और पराये में क्या करता है? भेद करता है। कैसे भेद करता है? उस एग्जांपल के द्वारा मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे इम्यूनिटी से रिलेटेड, प्रतिरक्षा से रिलेटेड, कि हमारी जो बॉडी है उससे रिलेटेड दो इम्यूनिटी है, एक तो एक्टिव और दूसरी पैसिव, सक्रिय प्रतिरक्षा, और दूसरी कौन सी है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्लियर? और फिर मैं आप लोगों को एक साथ में एक बात और बताऊंगा कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि एंटीबॉडी तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। कौन अच्छा है हमारे शरीर के लिए? एंटीबॉडी तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे शरीर के लिए क्या खराब है? एंटीजन खराब है। तो ये जो मिथ्या है, इस मिथ्या को अपन दूर करेंगे कि ये दोनों ही प्रोटीन या प्रकृति के होते हैं। एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी। और इनको बोलते हैं प्रतिजन। क्या बोलते हैं? प्रतिजन। एक बात क्लियर कर लेना कि जब तक शरीर में एंटीजन नहीं जाएंगे तब तक किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? एंटीबॉडी का। तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है।
ये जाते भले ही रोगजनकों के साथ है, रोगजनक जो होते हैं ना, जीवाणु विषाणु कवक जो भी है, उनके साथ ही रहते हैं ये एंटीजन, ये जाते भले ही उनके साथ है, लेकिन ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये तो हमारे शरीर को किसके निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं? एंटीबॉडी के निर्माण के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में भी बात करेंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के भी बारे में बात करेंगे, और साथ में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि वैक्सीन किस प्रकार से काम करती है, टीका जो होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करें। थैंक यू।